हेलो बच्चों, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए इतिहास विषय के 7वें अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इस विषय को लेकर मैं डॉक्टर दीप्ति समाधिया। बच्चों, आज हम इसमें जो मुख्य बिंदु होंगे उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। हमने आपको पहले एपिसोडों में बताया है, जब हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, कि नगरों का गठन कैसे हुआ। तो आप उस पिछले अध्याय को खोलेंगे, एपिसोड को, वीडियो को, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो नगरों की संख्या बढ़ रही थी। यूरोप एक महाद्वीप है और उसमें कई देश हैं। जैसे कि एशिया एक महाद्वीप है और इसमें कई देश हैं। भारत भी एशिया के ही अंतर्गत का एक देश है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यूरोप एक महाद्वीप और उसके अंतर्गत अनेक देश थे जिनमें नगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। यहाँ पर विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से उनका जीवन या वे स्वयं श्रेष्ठ और सभ्य हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा था, है ना, तो वहां पर हम अगर प्रश्न था कि आपको नगरों में रहना पड़े और गांव में, तो आप क्या चुनेंगे? तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर आ रहा था कि नगर को चुनेंगे क्योंकि वह सुविधा युक्त था, आदि बातें। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि गांव के लोग अपने आप को श्रेष्ठ और सभ्य समझने लगे थे। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। सामने स्क्रीन पर मानचित्र देखो, पुस्तक में भी दिया हुआ है। इस मानचित्र में इनकी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो नगर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। अब देखते हैं कि जो नगर थे वो कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। यहाँ अच्छी शिक्षा और सुविधाएं थी। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग, अभिजात है ना, जो धन संपन्न वर्ग था, वहाँ के लोग लेखकों और कलाकारों को आश्रय देते थे। यह बात हम जानते हैं कि लेखकों और कलाकारों को इतिहास में पहले भी राजाओं के द्वारा आश्रय दिया जाता था। ये लोग भी राजाओं के पास इसलिए जाते थे कि उनकी कला और राजाओं के द्वारा उनकी कलाओं को राजाओं के द्वारा सम्मानित किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए कि छपाई और मुद्रण का आविष्कार भी हो गया था। इसके कारण से दूर दराज के लोगों को किताबें उपलब्ध होने लगी और दूर दराज के लोग किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते थे। अब यूरोप के देशों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म भी चुन सकता था। जो पहले की परंपरा थी कि चर्च पृथ्वी का केंद्र है, चर्च को पृथ्वी का केंद्र बताते थे ये लोग, तो चर्च पृथ्वी का केंद्र है, इस बात का खंडन हो गया। क्योंकि अब जो पुस्तकें थी, मुद्रण के द्वारा, छपाई के द्वारा जो पुस्तकों का दूर दूर तक उपलब्ध किया जा रहा था, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि चर्च पृथ्वी का केंद्र है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को सौर मंडल, सूर्य, चंद्रमा, इन बातों का ज्ञान हो गया। अब इटली के नगरों का पुनरुत्थान भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखते हैं कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के तारतम्य में इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। उसके क्या कारण थे? तो अब प्रश्न आ जाता है आपको कि जैसे इटली के जो पश्चिम रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्रों का ह्रास क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण है? तो आप उत्तर लिख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। दूसरा, रोम का जो पोप था वह रोम में तो प्रसिद्ध था, लेकिन पूरी यूरोप की राजनीति में उसकी स्थिति जो थी वो कमजोर थी। एक लंबे समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण अपना नया रूप ले रहे थे। जैसे लैटिन यानी लातिनी चर्च के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों का एकीकरण हो रहा था। ठीक है। चौथा बिंदु देखेंगे कि इसी समय पूर्वी यूरोप में बेंजेंटाइन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? बेंजेंटाइन साम्राज्य। पूर्वी यूरोप में जो साम्राज्य था उसके शासन में भी बदलाव आ रहा था। इस समय पांचवा बिंदु देखें कि इस समय पश्चिमी यूरोप में इस्लाम की जो संस्कृति थी या इस्लाम जो था वह बढ़ रहा था पश्चिमी यूरोप में। इटली एक कमजोर देश था और कई टुकड़ों में बटा हुआ था। छठवां बिंदु है, और परंतु इन्हीं परिवर्तनों, ये जो ऊपर परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों ने इटली यानी इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। इसके अलावा बेंजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने और इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए, जिससे कि उनका जो व्यापार था वो 12वीं शताब्दी में कैसा व्यापार हुआ
तो बेंजंटाइन साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य के बीच में व्यापार बढ़ने लगा 12वीं शताब्दी में। तो हम सामने आपको स्क्रीन पर दिख सकता है कि बी करके हमने एरो लगाया है एम की तरफ और एम का एरो लगाया है बी की तरफ, यानी बेंजंटाइन साम्राज्य मुस्लिम देशों के साथ और मुस्लिम जो देश थे, इस्लामी संस्कृति के जो देश थे, वो बेंजंटाइन के साथ व्यापार करने लगे थे। अब यहाँ इसी में आगे देखेंगे कि मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार यानी रेशम मार्ग से व्यापार प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला और इससे इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो पश्चिमी यूरोप के देशों को जो व्यापार में बढ़ावा मिल रहा है उसमें खास तौर से इटली, क्योंकि इटली पहले हमने देखा कि उसकी संस्कृति में परिवर्तन क्यों हुआ, उसकी शक्ति कमजोर हुई थी तो उसने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया और दूसरा उसको क्या मिला, व्यापार का क्षेत्र मिला। उसने व्यापार बढ़ाना शुरू किया मुस्लिम देशों के साथ, इससे इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। अब नगरों का निश्चित रूप से जब व्यापार बढ़ेगा, पीछे पड़ चुके हैं, तो वहां पर नगरों की भूमिका का स्थान अहम रहेगा। इस कारण अब वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि एक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में भी वो अपने आप को मानने लगे। कौन? इटली के नगर राज्य थे। इन नगरों में कौन कौन से प्रमुख थे? जैसे फ्लोरेंस और वेनिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इटली के प्रमुख दो नगर, व्यापारिक नगर कौन से हुए? तो एक फ्लोरेंस और दूसरा वेनिस। फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका की शासन वहां के राजकुमारों के द्वारा चलाया जाता था। प्रश्न यहाँ पर आता है कि दरबारी नगर, एक नगर हुए जो व्यापारिक नगर हुए, एक दरबारी नगर होंगे, एक धार्मिक नगर होंगे, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो दरबारी नगर थे उनका शासन कौन चलाता था? वहां के राजकुमार चलाते थे। सर्वाधिक जीवित या जीवंत शहरों में पहला स्थान था वेनिस का। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इटली का सबसे ही जो शक्ति माने चैतन्य नगर जो था वो कौन था? तो वो वेनिस था और दूसरा था जेनेवा। ये दोनों यूरोप के अन्य, ये जो दोनों ही नगर राज्य थे वो अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यानी किस प्रकार अलग थे अन्य देश जो नगर थे उनसे। तो पहला जाता है, यानी प्रश्न होगा कि वेनिस और जिनेवा जो महत्वपूर्ण नगर थे इटली के या रोम के, वो अन्य नगरों से किस प्रकार भिन्न थे। तो पहला है, यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है। दूसरा था, नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे यहाँ के लोगों में नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में चला गया, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर हम देखेंगे कि नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे, तो उसके भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन यहाँ पर इसी समय क्या हो गया, विश्वविद्यालय और मानवतावाद का विकास हो गया। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बन गए। विधि यानी कानून। इसके क्या कारण थे? प्रश्न आता है कि इटली के पादुआ और बोलोनिया जो विश्वविद्यालय थे वो विधि शास्त्र के कारण केंद्र क्यों बने, क्या कारण थे? तो पहला कारण अगर हम देखते हैं या हम इसको समराइज करें कि कारण यह था कि इन नगरों यानी पादुआ और बोलोनिया के प्रमुख क्रियाकलाप क्या थे? व्यापार के थे और वाणिज्य से संबंधित थे, व्यापार वाणिज्य से संबंधित थे। इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। व्यापार के करते थे तो कुछ कानून नियम उसकी जानकारी रखना, इसके लिए नोटरी और वकीलों के जो दस्तावेज या जो एग्रीमेंट करना है, समझौते करना है, संधि करनी है या कुछ मतलब शर्तें लागू करनी है, उस सब के लिए इनकी आवश्यकता होती थी। या अगर आप कहें कि भाई इनकी आवश्यकता क्यों होती थी, प्रश्न आता है, तो क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते, समझौते तैयार करते आदि। इन कामों के कारण नोटरी और वकीलों की जरूरत पड़ी। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। ठीक है। आज के तारतम्य से हम जोड़ के देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके अपने अपने नोटरीज होते हैं, उनके वकील होते हैं, ठीक है ना, उनके अपने ही किसी भी बड़े कामों में जो लगे होते हैं। कारण उसका यही होता है। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया, धीरे धीरे प्रिय विषय बनने लगा क्योंकि उसकी डिमांड थी। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि इसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। क्यों? क्योंकि फ्रांचेस्को पेट्रॉक एक व्यक्ति हुए हैं, देखिए दार्शनिक फ्रांचेस्को पेट्रॉक,
जो 1304 से 1378 के बीच इनका काल हमारी पुस्तक दर्शा रही है। इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कैसे, किस परिवर्तन का? कि जो कानून है ना, या जो बदलती हुई संस्कृति के अंतर्गत जो कानून की विधा है वो रोमन संस्कृति की देन है या रोमन संस्कृति है। इस पर उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व करने लगे। उन्होंने कहा कि पुरा काल, प्राचीन समय, पुरा काल यानी प्राचीन समय, एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। अतः पेट्रोक ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों यानी जो रोमन संस्कृति की थे की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए, और इसके द्वारा उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि मानवतावाद। तो इस शिक्षा कार्यक्रम के में यह भी बदलाव आया कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और इसकी जानकारी हमें केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं मिल सकती, ऐसा इन्होंने कहा। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद दिया कि धर्म से ही जुड़े रह करके सब कुछ नहीं होगा, हमें मानवीय आधार पर सोचना होगा, और मानव किसी एक सीमा की परिधि के अंतर्गत भी नहीं होगा कि भाई रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हो। ठीक है, तो इन्होंने उसको मानवतावाद शब्द दिया। तो जो मानवतावादी विचार है, ये जो शब्द है वह भी इटली की ही देन है। आगे देखेंगे 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द का प्रयोग हुआ, और वो कैसे हुआ कि उनको सबसे पहले अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, जो व्याकरण, अलंकार, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे, ऐसे अध्यापकों को 15वीं शताब्दी में मानवतावादी कहा जाता था। लैटिनी शब्द होमोनिटास, जिससे कि होमोनिटोज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो, प्रश्न उठता है सिसरो कौन थे? ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि रोम के वकील और निबंधकार के रूप में 106 से 43 ईसा पूर्व के बीच में सिसरो जाने जा रहे हैं, जो कि जूलियस सीजर के समकालीन भी माने गए हैं। संस्कृति के अर्थ में लिया गया ये विषय धार्मिक नहीं थे, परंतु उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति से चर्चा और वाद विवाद से विकसित होता। माने किस कौशल पर? कि चर्चा करो, चर्चा से जो बात निकल के वाद विवाद हो, और उन सब के माध्यम से जो बात बहुतों के लिए सही हो या बहुतों के समक्ष सही हो, उसको ही निष्कर्ष माना जाए। ठीक है, अपनी माने कोई अगर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसी को अंधी लकीर मान करके नहीं मानना है। ये विचार विमर्श हो, वाद विवाद हो, डिबेट हो किसी बात पर, और कई लोग उस पर शामिल हों, शरीक हों, और उनके अपने अपने मस्तिष्क से जो विचार उत्पन्न होकर के आए, उपज के आए, उसको ही सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाए। तो इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से एक नया स्थापित विश्वविद्यालय था फ्लोरेंस में, जो पेट्रोक का स्थायी नगर स्थान भी माना गया है। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, परंतु 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। कैसे बदल गया था? किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बहुत बड़ा स्थान है या योगदान है, जिनमें से पहला है दांते अलिगहियारी, या आप सिर्फ दांते याद रखिएगा। कहाँ के ये? फ्लोरेंस नगर के, है ना, रोमन साम्राज्य की देन है इटली की। 1265 से 1321 के बीच में इनका स्थान रहता है, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं थे, पर इन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। दूसरे कलाकार के रूप में आते हैं जोटो। कौन आते हैं? जोटो। 1267 से 1337 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है। इन्होंने जीते जागते रूप चित्र, है ना, जो उनके भी बनाए, पोर्ट्रेट्स बनाए। ये रूप चित्र पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए रूप चित्रों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। और देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, फ्लोरेंस की विशेषता आ सकती है आपको। फिर इसमें क्यों जाना जाने लगा? तो फिर कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र भी ये बन गया। फिर इसी समय क्या हो गया? रेनेसो व्यक्ति, रेनेसो एक शब्द आता है जिसको हिंदी में अगर हम देखते हैं तो पुनर्जागृत या पुनर्जागरण का काल भी माना गया है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है रेनेसो व्यक्ति किसे कहा गया? तो रेनेसो व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग प्राय उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसकी अनेक रुचियां होती थी, उसे अनेक हुनर आते थे, उसमें बहुत सारी
किसी काम को करने की महारत हासिल थी उसको रेनेसॉ व्यक्ति कहा जाता था, रेनेसॉ व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है। पुनर्जागरण काल में ऐसे अनेक महान लोग हुए हैं जो अनेक रुचियां रखते थे और कई क्रियाकलापों में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है विद्वान, मतलब जो व्यक्ति था वो विद्वान भी था, कूटनीतिज्ञ भी था, धर्मशास्त्र भी था और कलाकार भी हो सकता था। यानी एक व्यक्ति में इतने सारे गुण जो थे वो छिपे हुए थे। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, यह प्रश्न आता है। तो आप लिखोगे कि मानवतावादी समझते थे कि वे अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। उसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग शुरू हुआ और मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हो गया। मध्यकाल इसका देखें तो मध्यकाल में जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया जाता रहा। क्या कारण था? तो उन लोगों के यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, माने कूप मंडूप हो चुके थे, जो कुछ बोल देगा। जैसे भी बोला ना कि चर्च पृथ्वी का केंद्र है, अब बस उसी के इर्द गिर्द सब कुछ नाचेंगे। चर्च है, चर्च का पादरी है, पोप है, बस वही सब कुछ। लेकिन ये विचारधाराओं को मानवतावादी दृष्टिकोण ने बदला। आगे क्या था कि जो चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल ही गया था। तो मानवतावादियों ने आधुनिक काल का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। अब देखेंगे कि मानवतावादी और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 5 से 14 शताब्दी मध्य युग, 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग, 9 से 11 शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक मध्य युग, 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग माना जाता है। यहीं से रेनेसॉ काल भी माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, इसमें हमने बहुत सारी छोटी बड़ी बातें देखी हैं। अब इसको आप समझें और प्रश्नों के छोटे छोटे और बड़े प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, अगले एपिसोड में हम आपको तैयार करके भेजेंगे।